तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी भोपाल। तो कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित अपने नागपुर, ऑप्शन सी। ठीक है, पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, ठीक है, कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में। अब आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा देखते हैं, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसको देखते हैं क्या सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं क्यों नहीं है तो दोनों से ये ऑप्शन। ये देखो, ये जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब दूसरा देख लो क्या कह रहा है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। नंबर 1 पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत की सीमा एवं सुंडालैंड। ठीक है, तो ये 4 अपने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। उसमें पश्चिमी हिमालय था, इसलिए वो सेकंड ऑप्शन गलत था, नहीं तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता। जो अपना अंडमान निकोबार आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हॉटस्पॉट क्षेत्र आता है, तो वो कहाँ आता है? म्यांमार और सुंडालैंड की सीमा पर आता है। ठीक है, तो अगर ये जैसे नहीं, वो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? उसको भी हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में मानते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टिस, ऑप्शन बी सिकोए, ऑप्शन सी देवदार या ऑप्शन डी पर्णपाय। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन बी सिकोए। ठीक है, सिकोए कहाँ पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में पाया जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 379 मीटर, 379 फीट होती है। ठीक है, मीटर नहीं होती है, फीट होती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। ऑप्शन ए 15 वर्षों से, ऑप्शन बी 25 वर्षों से, ऑप्शन सी 40 वर्ष से या ऑप्शन डी 50 वर्ष से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 50 वर्ष से। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाएगा जब अपने प्राकृतिक आवास में वह 50 वर्षों से ना देखी गई हो। कितने वर्षों से न देखी गई हो? 50 वर्षों से वो अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो, तो उस व्यक्ति उसको हम लोग किसमें मान लेते हैं? तो वो विलुप्त प्रजाति में चला जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए व्यापक नीच को ही कर्मता कहते हैं, ऑप्शन बी बड़े आकार वाले शरीर, ऑप्शन सी संकुचित नीच या ऑप्शन डी आनुवंशिक भिन्नता की कमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व्यापक नीच। ठीक है, व्यापक नीच। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, प्रकृति एवं
प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, रेड बुक में कौन कौन सी सूची सम्मिलित की जाती हैं? आप 1 नंबर जीव, यहाँ पर जीव न होकर जैव विविधता होगा। ठीक है, जैव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानीय पौधों और पशु जातियों की सूची। दूसरा ऑप्शन संकटग्रस्त पौधों और पशु पक्षियों की सूची। या ऑप्शन थर्ड कह रहा है विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, या ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली 2। ठीक है, क्या है? ओनली 2 सही है, बी ऑप्शन। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। ऑप्शन ए डेड स्टॉक बुक में, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक में, ऑप्शन सी लाइव स्टॉक बुक में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेड डाटा बुक। विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूचीबद्धता तो कहाँ से दर्शाया जाता है? तो वो रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ठीक है, ऑप्शन ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ऑप्शन बी कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। ऑप्शन सी हिम तेंदुआ, अनूपमृग, सीरस बंदर और सारस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन क्यों नहीं सही है। तो इसमें देखो नीलगाय अभी भी है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत होता आता है। और सी ऑप्शन क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये सीरस बंदर है, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बकाये विलुप्त प्रजातियों में भी आते हैं, लेकिन ये 2 जातियां अभी विलुप्त प्राय प्राणियों में नहीं आते हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और पहला ऑप्शन इसीलिए सही है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ठीक है, ऑप्शन ए जीवन मंडल नीचे, ऑप्शन बी वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उपवन, या ऑप्शन डी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जीवन मंडली नीचे। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए जीवन मंडली नीचे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षों में, ऑप्शन सी शंकुधारी वनों में, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुवों के वनों में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वनों में। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की ओर की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, ऑप्शन सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, या ऑप्शन डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। ये देखो, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता कम होती है। ठीक है, कहाँ पर?
जब हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। जो भूमध्य रेखा है अगर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री साउथ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 20 डिग्री साउथ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उच्च तापमान होने के कारण वर्षा पूरे वर्ष होती है। ठीक है, जो कि जैव विविधता के लिए सर्वाधिक अनुकूल मानी जाती है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए शांति घाटी में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी सुरमा घाटी में, या ऑप्शन डी फूलों की घाटी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शांति घाटी में। शांति घाटी कहाँ पर है? तो केरल में है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में है। और ये कश्मीरी और सुरमा घाटी और ये फूलों की घाटी, ये तीनों घाटी कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर में। कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर में। आप लोग एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जब हम लोग जितना भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो उतना ही जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। तो हम लोग जब शांति घाटी की ओर बढ़ेंगे तो क्या हम लोग भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए शांति घाटी केरल में है और शांति घाटी अपना भारत के दक्षिण में है। ठीक है, इसलिए शांति घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या ऑप्शन डी हिमालय में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तराखंड में। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए जैव ईंधन, ऑप्शन बी वनों से, ऑप्शन सी नमभूमि से, या ऑप्शन डी शुष्क भूमि से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नम भूमि से। किससे? वेटलैंड से, नम भूमि से। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में देखते हैं। देखो, आर्द्रभूमि अथवा नमभूमि 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुई थी। बैठक के बाद इस संरक्षण की नींव पड़ी। 1975 में ये पूर्णतया क्रियान्वित हो गया था। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन डी सी 2 मई, या ऑप्शन डी 2 मार्च। अभी हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो ईरान के रामसर शहर में कब बैठक हुई थी? तो 2 फरवरी। कब हुई थी? 2 फरवरी को हुई थी। तो उसी को हम लोग वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड दिवस मनाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात। कहाँ पर पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन ए घास स्थल के, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन के, ऑप्शन सी वायुमंडलीय संतुलन के, या ऑप्शन डी आनुवंशिक भिन्नता के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आनुवंशिक भिन्नता के। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है?
ऑप्शन ए सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी सागरों की लवणता में वृद्धि, या ऑप्शन सी सागरीय जल के तापमान में वृद्धि, या ऑप्शन डी रोगों में महामारियां फैलना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, अगर सागर का तापमान बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे मरने लगेंगे, और वही धीरे धीरे जब मर जाते हैं और जब मर जाते हैं तो उनके शरीर का जो कंकाल होता है वो सब एकत्रित हो जाता है एक जगह। तो वही जो एकत्रित उनके अवशेष होते हैं तो वो किसका रूप लेते हैं? तो प्रवाल भित्ति का रूप ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, या ऑप्शन डी सुंदरवन। अब देखते हैं ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, या ऑप्शन 1, 2 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ये सही है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। देखो ये रहा, भारत में प्रवाल भित्ति के मुख्य 4 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं भारत में? मुख्य 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी एवं लक्षद्वीप। जो सुंदरवन था, सुंदरवन इसमें नहीं आता। थोड़े सुंदरवन के विषय में देख लेते हैं। देखो, जबकि सुंदरवन मैंग्रोवा क्या है? मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये भी पूछ सकता है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोवा वन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए सीजे बीरो ने, ऑप्शन बी डी कास्त्री ने, ऑप्शन सी वाल्टर जी रोसेन ने, या ऑप्शन डी आर बैटेक्स ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाल्टर जी रोसेन ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।